प्रिय व्यूअर्स, नमस्कार। मैं इकोनॉमिक्स लेक्चरर एम के आर्या आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं हमारा अपना यूट्यूब चैनल अपना इकोनॉमिक्स क्लासेस में। आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र की यूनिट 3 उत्पादन एवं लागत प्रोडक्शन एंड कॉस्ट की चर्चा करेंगे। एनुअल एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यह यूनिट काफ़ी महत्वपूर्ण है। 10 अंकों का प्रश्न संभावित है कि इस यूनिट से पूछा जाएगा। तो कई सारे छोटे छोटे चैप्टर्स इस यूनिट के अंतर्गत शामिल किए गए हैं, जैसे उत्पाद की अवधारणा, लागत की अवधारणा, पूर्ति की अवधारणा, आय की अवधारणा। उसके बाद इसमें हम लोग एक और पढ़ेंगे उत्पादक का संतुलन। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हर एक टॉपिक को हम लोग एक एक करके विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले इस यूनिट के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, भूमिका के रूप में, इंट्रोडक्शन के रूप में। तो जैसा कि इस यूनिट का नाम आप लोग देख रहे हैं, उत्पादन एवं लागत है, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। तो इससे पहले का यूनिट में हम लोग पढ़े हैं यूनिट नंबर 2, जिसका नाम था उपभोक्ता का व्यवहार, जहाँ पर हम लोग डिस्कस किए हैं कि एक उपभोक्ता का सामान्य व्यवहार कैसा होता है और विशिष्ट व्यवहार कैसा होता है। मुख्य रूप से एक उपभोक्ता के व्यवहार के बारे में हम लोग पढ़ रखे हैं। उसी तरीके से इस यूनिट में हम लोग एक उत्पादक के व्यवहार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो उत्पादक का व्यवहार जानने से पहले हम समझने का कोशिश करते हैं कि एक उत्पादक का उद्देश्य क्या होता है। तो आपके लिए हम इसके लिए ऑप्शन दे रहे हैं। केवल वस्तु निर्माण करना, दूसरा सेवाओं को निर्माण करना, और तीसरा लाभ कमाना, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जवाब दीजिए, सोचिए और बताइए। तो आप समझ पा रहे होंगे एक उत्पादक का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। और हम आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक उत्पादक का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना, तो वो लाभ का कैलकुलेशन कैसे करेगा? जाहिर सी बात है कि वो लाभ को कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला अपनाएगा। और फार्मूला क्या ये है कि वो जिस चीज़ को निर्माण करेगा, जिस वस्तु या सेवा का निर्माण करेगा, उसमें खर्चा आएगा, जिसे हम लोग लागत के नाम से जानते हैं। और फिर तैयार वस्तु या सेवा को बेचेगा तो उससे आय की प्राप्ति होगी। और ये दोनों के अंतर को हम लोग लाभ के नाम से जानेंगे। अब एक उत्पादक लाभ प्राप्त करने के लिए, है ना, वो ये दोनों कॉन्सेप्ट को, अंतर को अपनाएगा। वो जिस वस्तु या सेवा को बनाएगा, निर्माण करेगा, उसमें खर्चा कितनी आएगी, उसको बेचने पर आय कितना प्राप्त होगा, और ये दोनों का अंतर को हम लोग लाभ के नाम से जानेंगे। अब देखिए, यहाँ से तय हो गया फार्मूला से कि लाभ का आकार जो है वो इस पर और इस पर निर्भर करता है। कहने का मतलब है कि लाभ की मात्रा आय बढ़ने से बढ़ेगी, लाभ की मात्रा आय घटने से घटेगी। उसी तरीके से लागत के संदर्भ में आप ये अनुमान लगा पाएंगे कि लागत बढ़ने से लाभ बढ़ेगा और लागत घटने से लाभ बढ़ेगा। लागत घटने से लाभ बढ़ेगा और लागत बढ़ने से लाभ घटेगा। यानी कि लाभ और आय के बीच प्रत्यक्ष संबंध डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का संबंध है, लेकिन लागत के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का संबंध है, विपरीत संबंध है। यानी आय बढ़ने से लाभ बढ़ेगा, आय घटने से लाभ घटेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, लागत बढ़ने से
खर्चा बढ़ने से लाभ कम होगा और खर्चा लागत घट जाने से लाभ अधिक होगा। तो हम लोग ये लागत का आय और लाभ का आय और लागत के संदर्भ में क्या रिलेशनशिप होता है उसको हम लोग देख लिए। तो इससे तो तय हो गया कि हमें इस चैप्टर में लागत की अवधारणा पढ़ना ही पड़ेगा, आय की अवधारणा पढ़ना पड़ेगा और हम लोग लाभ की अवधारणा पढ़ेंगे, लेकिन उसको हम लोग उस टॉपिक को नाम देंगे एक उत्पादक का व्यवहार। यानी एक उत्पादक का व्यवहार क्या होता है, तो अधिकतम लाभ कमाना होता है और उत्पादन के किस स्तर पर वो अधिकतम लाभ प्राप्त करेगा, उसी को हम लोग इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत पढ़ेंगे। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट इसमें आएगा कि हम आय, एक उत्पादक को आय तब प्राप्त होगा जब वो उत्पादन करेगा, और उस उत्पादन को बेचेगा यानी पूर्ति करेगा। तो एक कॉन्सेप्ट मेरा सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये होगा। उसके बाद हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट उत्पाद की अवधारणा, दूसरा कॉन्सेप्ट लागत की अवधारणा, तीसरा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे पूर्ति की अवधारणा। इसी में पूर्ति के नियम तथा पूर्ति की लोच और पूर्ति की लोच मापने की विधियों का वर्णन इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। और चौथा टॉपिक हम लोग का बनेगा आय, और पांचवा टॉपिक बनेगा ये, इसे ही हम लोग उत्पादक संतुलन के नाम से जानेंगे। और एक उत्पादक का जो व्यवहार होता है मुख्य रूप से, उसी का विश्लेषण हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। तो कुल मिलाकर के इस टॉपिक में मुख्य रूप से, इस यूनिट में मुख्य रूप से 5 उप चैप्टर का, सब चैप्टर्स का अध्ययन करना है। पहला उत्पाद की अवधारणा, दूसरा लागत की अवधारणा, तीसरा पूर्ति की अवधारणा, चौथा आगम की अवधारणा या आय की अवधारणा, और उसके बाद हम लोग उत्पादक संतुलन की बात करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं पहला टॉपिक, और पहला टॉपिक का नाम है कि उत्पाद की अवधारणा। पहला टॉपिक का नाम है उत्पाद की अवधारणा। उत्पाद की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं, उत्पाद क्या होता है। उत्पाद क्या होता है, तो इसे कहा जाता है उत्पाद के साधनों के प्रभावपूर्ण संयोग का परिणाम को उत्पाद के रूप में जाना जाता है। उत्पाद के साधनों के प्रभावपूर्ण संयोग का परिणाम के रूप में हम लोग उत्पाद को परिभाषित करते हैं, और इसे हम अन्य नाम से भी जानते हैं, उत्पाद, प्रोडक्ट, उसके बाद निपज, निर्गत, आउटपुट। तो उत्पाद को हम लोग इन नामों से जानते हैं। और एक और नाम पड़ेगा भौतिक। इन सब शब्दों के नाम के पहले हम भौतिक वर्ड जोड़ सकते हैं। भौतिक उत्पाद, भौतिक निपज, भौतिक निर्गत, इंग्लिश में बोलेंगे फिजिकल प्रोडक्ट, फिजिकल आउटपुट, इस तरीके से नेमिंग कर सकते हैं। अच्छा, और दूसरा सवाल उत्पन्न होता है कि इसे हम परिभाषित किए उत्पादन के साधनों के प्रभावपूर्ण संयोग के परिणाम के रूप में। अब ये जो उत्पादन के साधन की जो हम लोग बात किए हैं, वो है आपका
श्रम, पूंजी, भूमि, साहस। तो ये उत्पादन के 4 प्रमुख साधन हैं और इन साधनों के प्रभावपूर्ण संयोग के परिणाम के रूप में हम लोग उत्पाद को परिभाषित करते हैं। अच्छा, इसे हम लोग नाम दिए, क्या क्या नाम दिए इसे हम लोग? उत्पादन के साधन नाम दिए, इसे हम लोग कारक भी बोलते हैं, कारक, इंग्लिश में फैक्टर। और इसको हम लोग नाम देते हैं इनपुट, और इसको हम लोग नाम देते हैं आगत। ये नाम बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग नामों का प्रयोग किया जाता है। उसमें से फेमस नाम है एनसीईआरटी में, ये इसका नाम आगत है, कारक है। कहीं कहीं साधन का भी जिक्र हुआ है। तो उत्पादन के साधन को हम लोग कारक भी कहते हैं, फैक्टर भी कहते हैं, इनपुट भी कहते हैं और आगत भी कहते हैं। चलिए, अच्छा, इतना जानने के बाद ये उत्पाद क्या होता है, उत्पाद को हम लोग अन्य किन किन नामों से जानते हैं, उसके बाद हम लोग जिक्र कर लेते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत, इस अवधारणा के अंतर्गत और क्या क्या छोटे छोटे टॉपिक जो हैं वो पढ़ना है। तो हम लोग एक बात कर लिए, सबसे पहले उत्पाद के बारे में जानना है, उत्पाद क्या होता है। दूसरा जानना है उत्पाद के प्रकार, तीसरा जानना है विभिन्न उत्पाद के प्रकारों या विभिन्न उत्पाद के प्रकारों का आकलन यानी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, उसके बाद इसका सारणीयन प्रस्तुतिकरण को देखेंगे, सारणीयन प्रस्तुतिकरण। उसके बाद हम लोग इसके बाद जिक्र करेंगे इन विभिन्न प्रकार के उत्पादों का रेखाचित्रीय प्रस्तुतिकरण। और उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें कि विभिन्न उत्पादों के बीच संबंध क्या होता है। उसमें से हम लोग टीपी और एमपी के बीच संबंध पहले देखेंगे, उसके बाद हम लोग एमपी और एपी के बीच संबंध को देखेंगे। तो उत्पाद की अवधारणा के अंतर्गत इतनी बातों का अध्ययन करेंगे। इसके बाद एक और टॉपिक आता है, वो है आपका उत्पादन फलन, जिसे हम लोग यहाँ जाने के बाद डिस्कस करेंगे। ये 2 तरह का होता है, अल्पकालीन और दीर्घकालीन। अल्पकालीन उत्पादन फलन और दूसरा होता है दीर्घकालीन उत्पादन फलन। तो इतना अध्ययन करने के बाद ये मेरा जो टॉपिक है वो समाप्त हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि उत्पाद की अवधारणा के अंतर्गत हमें क्या क्या अध्ययन करना है। तो हम लोग शुरू करते हैं। ये उत्पाद क्या होता है, इसे तो हम लोग परिभाषित कर लिए कि उत्पादन के साधनों का प्रभावपूर्ण संयोग के परिणाम के रूप में इसको परिभाषित करते हैं। अब हम लोग दूसरा बिंदु की शुरुआत करते हैं, ये कितना प्रकार का होता है। तो हम लोग इसी को शुरू करते हैं।
तो उत्पाद के उत्पाद के प्रकार 3 तरह का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं सीमांत उत्पाद, दूसरा को हम लोग बोलते हैं कुल उत्पाद, और तीसरा बोलते हैं औसत उत्पाद। औसत उत्पाद। अच्छा, सीमांत उत्पाद का मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। कुल उत्पाद का इंग्लिश मीनिंग होता है टोटल प्रोडक्ट, और औसत उत्पाद का मीनिंग होता है एवरेज प्रोडक्ट। अच्छा, हम लोग अभी थोड़ा देर पहले चर्चा कर चुके हैं कि उत्पाद को हम भौतिक उत्पाद भी कह सकते हैं। यहाँ पर चूँकि यहाँ पर जो उत्पाद प्राप्त होता है वो भौतिक रूप में ही प्राप्त होता है, इसलिए इसे भौतिक उत्पाद भी कहते हैं। इसी तरीके से सीमांत उत्पाद को सीमांत भौतिक उत्पाद नाम दे सकते हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट तो इसका शॉर्ट फॉर्म एमपी बनता है और एमपीपी भी बनता है। इस पी का मतलब होता है फिजिकल, भौतिक, इसलिए शॉर्ट फॉर्म 2 बनता है, एमपी भी बनता है और एमपीपी भी बनता है। उसी तरीके से इसका शॉर्ट फॉर्म टीपी बनेगा और टीपीपी भी बनेगा। इसका शॉर्ट फॉर्म एवरेज प्रोडक्ट और एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट दोनों बनता है। तो जो आपको इच्छा, आपकी पसंद, उसका प्रयोग कर सकते हैं। हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले सीमांत उत्पाद को। सीमांत उत्पाद क्या होता है? तो सीमांत उत्पाद क्या होता है, सबसे पहले इसकी परिभाषा को देखते हैं। क्या होता है सीमांत उत्पाद? तो यहाँ पर परिवर्तनशील साधन। अच्छा, अभी एक और यहाँ चर्चा कर लेते हैं कि 4 प्रमुख साधन श्रम, पूंजी, साहस, भूमि, साहस, ये 4 प्रमुख साधन हैं। और बताइए इन चारों में से कौन ऐसा साधन जिसे हम कम समय में घटा बढ़ा सकते हैं? तो आपको आंसर मिलेगा कि श्रम एक ऐसा उत्पादन का साधन है जिसे हम कम समय में घटा बढ़ा सकते हैं, इसलिए ये परिवर्तनशील साधन कहलाता है। परिवर्तनशील साधन। बाकी ये जो तीनों बचे, इसे हम कम समय में घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, इसलिए इन्हें अपरिवर्तनशील या स्थिर साधन के नाम से जानते हैं। अच्छा, यानी कि उत्पादन के साधनों को मुख्य रूप से 2 भाग में बांट सकते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं परिवर्तनशील साधन और दूसरा को बोलते हैं अपरिवर्तनशील साधन या स्थिर साधन। तो परिवर्तनशील साधन को हम लोग एल से डिनोट करते हैं, एल से, चूँकि एल फॉर लेबर होता है, इसलिए परिवर्तनशील साधन को हम लोग एल से डिनोट करते हैं। और अपरिवर्तनशील साधन या स्थिर साधन को के से डिनोट करते हैं, के से डिनोट करते हैं। आप समझ गए होंगे। इसके बाद एक और आप लोग टर्म सुनिएगा, 2 टर्म, एक अल्पकाल और दूसरा दीर्घकाल। शॉर्ट रन और इसको बोलते हैं लॉन्ग रन। ये 2 टर्म बार बार आप इस यूनिट में आता है, वो चाहे आप बताए गए 5 जो उप टॉपिक था
उत्पाद की अवधारणा, लागत की अवधारणा, सब में ये आएगा अल्पकाल और दीर्घकाल। जैसे उत्पाद की अवधारणा में आएगा अल्पकालीन उत्पाद, दीर्घकालीन उत्पाद, इस तरीके से आता है। तो सब ये दो टर्म को समझना बहुत ज़रूरी है, और ये दो टर्म को समझने के लिए बेहद आसान बात है, सिर्फ एक लाइन सुनने की ज़रूरत है। अल्पकाल का मतलब होता है, अल्प मीन्स कम होता है और काल मीन्स समय होता है, कम समय। तो ये कम समय हम कैसे तय करेंगे, और दीर्घकाल मतलब अधिक समय कैसे तय करेंगे, इसके लिए समय की रेखा नहीं दिया गया है कि 5 मिनट या 10 मिनट को हम अल्पकाल बोलेंगे, 5 दिन को या 50 साल को दीर्घकाल बोलेंगे। तो इस तरीके से समय की रेखा द्वारा ये दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया है। फिर कैसे समझेंगे, कैसे किसे अल्पकाल और दीर्घकाल बोलेंगे? तो देखिए, उत्पादन करने के दौरान उत्पादन के साधन प्रयोग में लाए जाते हैं। अब उत्पादन के दौरान उत्पादन के साधन जो प्रयोग में लाए गए हैं, उन साधनों में से कौन से साधन की मात्रा परिवर्तनशील है? अगर सभी साधन की मात्रा परिवर्तनशील है, सभी साधनों की मात्रा परिवर्तनशील है, सभी साधन कहने का मतलब परिवर्तनशील साधन और स्थिर साधन, दोनों साधनों की मात्रा परिवर्तनशील है, दोनों साधनों की मात्रा घटाई और बढ़ाई जा रही है, तो उसे हम कहते हैं दीर्घकालीन उत्पाद, दीर्घकालीन उत्पादन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन। और दोनों साधन को परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, दोनों साधन परिवर्तनशील नहीं है, तब वो उत्पादन कहलाता है अल्पकालीन उत्पादन। तो एक आपसे सवाल है कि यहाँ एक जो सारणी दिखाई पड़ रहा है, इसमें से कौन सा साधन को परिवर्तन करके उत्पादन का कार्य या उत्पादन की इकाई दिखाई गई है? तो देख रहे होंगे यहाँ पर श्रम लिखा हुआ है और उसे एल से डिनोट करते हैं, और यहाँ देखिए कि श्रम की इकाई बढ़ाई गई है, श्रम की इकाई में परिवर्तनशील किया गया है, और उससे जो उत्पादन प्राप्त हुआ है, कुल उत्पादन, वो यहाँ दिखाया गया है इस तरीके से। तो यहाँ जो सारणी में दिख रहा है वो अल्पकालीन उत्पादन है। और अभी हम लोग जो उत्पाद का 3 प्रकार के जिक्र किए, कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद और उस औसत उत्पाद, तो ये अल्पकालीन उत्पाद का ही 2 रूप है, 3 रूप, सॉरी, अल्पकालीन उत्पाद का ही 3 रूप है। तो आप समझ गए यहाँ पर कि उत्पादन का 4 प्रमुख साधन मुख्य रूप से 2 भाग में बांटते हैं, परिवर्तनशील साधन और स्थिर साधन। उसके बाद अल्पकाल और दीर्घकाल समझ गए। अल्पकाल और दीर्घकाल का कहने का मुख्य आधार है कि प्रयोग किए गए सभी साधन परिवर्तनशील हैं कि नहीं हैं। सभी साधन परिवर्तनशील हैं तो दीर्घकालीन उत्पादन कहलाएगा, और अगर सभी साधन परिवर्तनशील नहीं हैं तो अल्पकालीन उत्पादन कहलाएगा। तो यहाँ तक आप समझ गए हैं। अब यहाँ पर जो 3 रूप अभी उत्पाद का प्रकार के रूप में आया, सीमांत उत्पाद यानी MP, कुल उत्पाद TP और औसत उत्पाद AP, तो ये परिभाषित किया गया है, यानी ये किसका 3 प्रकार बनेगा, अल्पकालीन उत्पादन का या दीर्घकालीन उत्पादन का। तो अल्पकालीन उत्पादन का ये 3 प्रकार बनेगा, चूँकि यहाँ पर सभी साधन परिवर्तनशील नहीं है। सभी साधन कहने का मतलब स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन, दोनों परिवर्तनशील नहीं है। यहाँ पर सिर्फ परिवर्तनशील साधन को परिवर्तन किया गया है, परिवर्तनशील साधन की इकाई में बढ़ोतरी की गई है, तो इसलिए हम इसे कहेंगे अल्पकालीन उत्पादन। और यहाँ पर स्थिर साधन जो है वो साइलेंट है। तो अभी हम जो उत्पाद का 3 प्रकार पढ़े हैं, वो उसको परिभाषित करने के दौरान इस बात को ध्यान में रखना पड़ता है कि स्थिर साधन स्थिर रखने पर परिवर्तनशील साधन की इकाई में वृद्धि होने से जो कुल उत्पादन प्राप्त होता है, उसी को हम लोग, जो उत्पाद प्राप्त होता है उसी को हम लोग कुल उत्पाद के नाम से जानते हैं। उससे पहले हम लोग इसको सीमांत उत्पाद को देख लेते हैं। तो सीमांत उत्पाद को परिभाषित किया जाता है कि इसे तो आप लोग जान जाते हैं
कि ये परिवर्तनशील साधन की इकाई में परिवर्तन को बताता है। तो सीमांत उत्पाद को परिभाषित किया जाता है परिवर्तनशील साधन की इकाई में परिवर्तन के सापेक्ष कुल उत्पादन में हुई परिवर्तन को हम लोग सीमांत उत्पाद कहते हैं। परिवर्तनशील साधन की इकाई में परिवर्तन के सापेक्ष कुल उत्पाद में हुई परिवर्तन को हम लोग सीमांत उत्पाद कहते हैं। देखिए, परिभाषित करने के लिए 1 नंबर में इसको पढ़िए। परिवर्तनशील साधन की इकाई में परिवर्तन के सापेक्ष, इतना कहने का मतलब बट्टा के नीचे वो चीज़ लिखेंगे। परिवर्तनशील साधन की इकाई में परिवर्तन के सापेक्ष कुल उत्पाद में, 2 नंबर में इसको पढ़िए, कुल उत्पाद में हुआ परिवर्तन को सीमांत उत्पाद कहते हैं। 5वां नंबर में इसको पढ़ देना है। परिभाषा कंप्लीट, फार्मूला भी कंप्लीट। अब यहाँ पर इस फार्मूला की सहायता से हम सीमांत उत्पाद को कैसे कैलकुलेट करेंगे उसकी चर्चा करते हैं। एल बताता है कि परिवर्तनशील साधन की किस इकाई पर हम सीमांत उत्पाद कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर हर एक इकाई पर कैलकुलेट करना के लिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले, अच्छा दूसरी बात, पहली इकाई से शुरू करते हैं कि पहली इकाई पर कितना होगा। 0 इकाई पर अगर कुल उत्पाद मेरा 0 है तो सीमांत उत्पाद कुछ नहीं प्राप्त होगा और औसत उत्पाद भी कुछ नहीं प्राप्त होगा। पहली इकाई पर, यहाँ पर देखिए, पहली इकाई पर यानी 0 से 1 इकाई का बढ़ोतरी हुआ है। तो 1 इकाई का बढ़ोतरी हुआ है तो हम इसको डेल्टा एल का मतलब कितना होगा, परिवर्तनशील साधन की इकाई में परिवर्तन। तो ये 0 से 1 हुआ है यानी कि परिवर्तनशील साधन की इकाई में 1 का परिवर्तन हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग चेक करते हैं कि कुल उत्पाद में कितना का परिवर्तन हुआ है। तो कुल उत्पाद में परिवर्तन को हम लोग डेल्टा टीपी बोलते हैं। और ये कितना हुआ है, 0 से 5 यानी 5 इकाई का परिवर्तन हुआ। डेल्टा का मतलब परिवर्तन, और यहाँ परिवर्तन का मतलब घटना भी हो सकता है, बढ़ना भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ 5 का परिवर्तन हुआ है। अब फार्मूला पर इसको बैठा देंगे। डेल्टा टीपीएल कितना आया, 5 आया, तो 5 को यहाँ बैठा देंगे। अब परिवर्तनशील साधन की इकाई में कितना का परिवर्तन है, तो 1 का है, तो 5/1 बराबर 5। तो पहली इकाई पर सीमांत उत्पाद कितना प्राप्त हुआ, 5 हुआ। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब यहाँ पर हम लोग दूसरी इकाई पर देखते हैं। फार्मूला यही रहेगा मेरा, डेल्टा टीपीएल बटा डेल्टा ए। तो दूसरी इकाई देखिए, यहाँ 1 से बढ़ कर के 2 हुआ है, तो डेल्टा एल कितना हुआ, 2। अच्छा, उसके बाद देखिएगा कि ये कुल उत्पादन में कितना का परिवर्तन हुआ, 5 से बढ़कर के 15, तो कितना का परिवर्तन हुआ, 10 का। तो अब यहाँ फार्मूला पर इसको पुट कर देंगे 10, और इसमें कितना का परिवर्तन हुआ, 1 का, तो 10/1 बराबर 10। तो दूसरी इकाई पर, परिवर्तनशील साधन की दूसरी इकाई पर सीमांत उत्पाद कितना होगा, 10। इस तरीके से अगर आप समझ गए हैं तो आगे निकालिए। एक और इकाई पर हम निकालने का कोशिश करते हैं। फार्मूला यही है। तीसरी इकाई पर तो 2 से बढ़कर के 3 हुआ है, तो डेल्टा एल बराबर 3 हो जाएगा। डेल्टा एल का मतलब होता है परिवर्तनशील साधन की इकाई में परिवर्तन। अब ये कितना होगा, यहाँ 1 होगा। अब कुल उत्पाद में कितना का परिवर्तन, देखिए 15 से 27 हुआ है, तो कितना का परिवर्तन हुआ, 12 का परिवर्तन हुआ। तो 12 का परिवर्तन हुआ कुल उत्पाद में, तो 12 और बट्टा में 1, 12। इसी तरीके से आपको जिस
परिवर्तनशील साधन की जिस इकाई पर आपको सीमांत उत्पाद निकालना हो तो आप इस फार्मूला का प्रयोग से निकाल सकते हैं। ये है सीमांत उत्पाद कैलकुलेट करने का फार्मूला भी है, और इसे आप लैंग्वेज दे दीजिएगा तो सीमांत उत्पाद का परिभाषा बन जाएगा। परिवर्तनशील साधन की इकाई में परिवर्तन के सापेक्ष कुल उत्पाद में हुई परिवर्तन को हम लोग सीमांत उत्पाद कहते हैं। आप ऐसे भी इसको परिभाषित कर सकते हैं। सीमांत उत्पाद क्या होता है? तो कुल उत्पाद में परिवर्तन तथा परिवर्तनशील साधन की इकाई में परिवर्तन का अनुपात होता है। वैसे सीमांत उत्पाद कैलकुलेट करने का एक और फार्मूला है, हम उसका भी जिक्र करते हैं। तो एक और फार्मूला क्या है? एक और फार्मूला है कि हम सीमांत उत्पाद निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? कुल परिवर्तनशील साधन की परिवर्तनशील साधन की एल इकाई पर कुल उत्पाद, इसको पढ़ते हैं परिवर्तनशील साधन की एल इकाई पर कुल उत्पाद। एल इकाई कहने का मतलब कौन सी इकाई, 0 1 2 3 4 5 से 11 तक कौन सी इकाई पर हम निकालना चाह रहे हैं। तो एल बराबर एल उसको बताता है। उस इकाई पर कुल उत्पाद में से क्या करेंगे? घटाएंगे, माइनस करेंगे। किसको माइनस करेंगे? तो कुल उत्पाद को ही माइनस करेंगे। जिस इकाई परिवर्तनशील साधन की जिस इकाई पर हम कुल उत्पाद को ले रहे हैं उससे पहले वाला परिवर्तनशील साधन की इकाई पर कुल उत्पाद को घटा देंगे, और घटा देंगे तो क्या प्राप्त होगा? सीमांत उत्पाद प्राप्त होगा एल इकाई पर। समझ गए? परिवर्तनशील साधन की एलवीं इकाई पर कुल उत्पाद में से परिवर्तनशील साधन की एल माइनस 1वीं इकाई पर कुल उत्पाद को घटाने से परिवर्तनशील साधन की एल इकाई पर सीमांत उत्पाद प्राप्त होता है। तो आप डेफिनेशन भी समझ गए होंगे, फार्मूला भी समझ गए होंगे। अब हम यहाँ पर दो परिवर्तनशील साधन की 3 इकाई तक ना, हाँ 3 इकाई तक हम लोग सीमांत उत्पाद कैलकुलेट किए हैं। अब हम लोग सेकेंड फार्मूला से क्या करेंगे? बाकी की इकाई पर सीमांत उत्पाद निकालने का प्रयास करते हैं। तो हम 4 से शुरू करते हैं। तो जिस इकाई पर आपको निकालना है आप एल बराबर उतना वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर हम 4 इकाई पर निकालना चाहते हैं तो 4 जहाँ पर एल है वहाँ पर 4 हम पुट करते हैं। 4 जहाँ एल है वहाँ 4 पुट करते हैं। अब एक स्टेप कैलकुलेशन होगा, TP 4 माइनस TP 4 माइनस 1 का मतलब 3 होगा बराबर MP 4। अब 4 इकाई पर TP कितना है? तो चौथी इकाई पर TP कितना है? चौथी इकाई पर TP 40 है, तो 40 यहाँ पुट कर देंगे। उसके बाद तीसरी इकाई पर TP कितना है? तो तीसरी इकाई पर TP 27 है, तो 27 यहाँ बैठा देंगे। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे तो क्या होगा? चौथी इकाई पर हमारा सीमांत उत्पाद प्राप्त होगा, और 40 में से 27 घटेगा तो 10 में 7 गया 3 और 3 में 2 गया 1, तो 4 इकाई पर सीमांत उत्पाद कितना प्राप्त हुआ? 13 प्राप्त हुआ। अब 13 यहाँ पर हम लिख देते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। किसी का मन है कि हम 5वीं इकाई पर निकालें तो 5वीं इकाई पर निकाल लीजिए। क्या करना है? एल बराबर आपको 5 पुट करना पड़ेगा, तो 5 पुट कीजिए। एल जहाँ है वहाँ 5 पुट कर देते हैं। अब फिर वही पुराना प्रोसेस, 5 में 1 जाएगा 4। अब 5वीं इकाई पर TP कितना है? देखिए यहाँ पर 5वीं इकाई पर TP 54 है, तो 54 यहाँ पुट कर देंगे। और चौथी इकाई पर TP कितना है? चौथी इकाई पर TP 40 है, तो 40 यहाँ पुट कर देंगे। अब घटाने पर कितना आएगा? 4 में 0 जाएगा 4 और 5 में 4 जाएगा 1,
14 आया। तो 5वीं इकाई पर MP कितना आया? 14। अगर आप समझ गए होंगे तो आप वीडियो को बढ़ा करके आगे देखिए। वैसे तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, अगर आप ये फार्मूला के माध्यम से समझ गए हैं तो कैलकुलेट कीजिए फार्मूला के माध्यम से। वैसे एक और उपाय, एक और लॉजिक अपनाया जाता है MP को कैलकुलेट करने के लिए। अगर परिवर्तनशील साधन में इकाई का वृद्धि है, एकक का वृद्धि हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं कि नीचे से घटाना शुरू कर देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 11 इकाई है। अब 11 इकाई है, तब 11वीं इकाई पर 105 है कुल उत्पाद। अब इसको घटाएंगे ठीक ऊपर वाला इकाई के कुल उत्पाद से। तो 105 में से 104 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो 1 हो गया सीमांत उत्पाद। 104 में से 99 घटाइए तो होगा कितना? 5 हो जाएगा। उसके बाद 99 में से 90 को घटाएंगे तो कितना होगा? 9 बचेगा, तो 9 हो जाएगा। उसके बाद 90 में से 79 घटाइए तो कितना हो जाएगा? 11। उसके बाद 90 में ऊपर वाला को घटा दीजिए 79 को, तो कितना होगा? अच्छा, उसी के लिए 11 लिखें। फिर उसके ऊपर वाला घटाइए 79 में 67 को, तो 9 में 7 जाएगा 2 और 7 में 6 जाएगा 1। और छठी इकाई पर बताइए कैसे, किसको किस में घटावे? 67 को 54 में घटाएंगे, 7 में 4 जाएगा 3 और 6 में 5 जाएगा 1। तो आप, उम्मीद है कि आप सीमांत उत्पाद को कैसे कैलकुलेट करेंगे और आप समझ गए। अगर इधर इकाई का परिवर्तन हो तो नीचे वाला को ऊपर से घटा देते हैं। बात वही काम करते हैं जो यहाँ पर इस फार्मूला से किए हैं। देखिए, जिस इकाई पर हम लिए हैं उससे पहले वाला इकाई को घटा रहे हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर लॉजिकली कर रहे हैं। यहाँ फार्मूला से, ये 2 फार्मूला है सीमांत उत्पाद को कैलकुलेट करने का, आकलन करने का। सीमांत उत्पाद क्या होता है, इस फार्मूला को लैंग्वेज में लिख दीजिएगा, इसका डेफिनेशन बन जाएगा। अब तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। तो आगे हम लोग इसको, अगला जो उत्पाद का जो प्रकार है उसको हम लोग लेते हैं। अगला उत्पाद का प्रकार है कुल उत्पाद। कुल उत्पाद, अब कुल उत्पाद यानी कि टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट जिसको हम लोग TP से या TPP से डिनोट कर सकते हैं, यानी शॉर्ट फॉर्म इसको बना सकते हैं। अब हम लोग TP के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि कुल उत्पाद क्या होता है। कुल उत्पाद की चर्चा करते हैं। कुल उत्पाद क्या होता है, तो इसको परिभाषित किया जाता है कि कुल उत्पाद क्या होता है, तो सीमांत उत्पाद का योगफल होता है। कुल उत्पाद क्या होता है, सीमांत उत्पाद का योगफल होता है। सीमांत उत्पाद को हम लोग MP से डिनोट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और कुल उत्पाद क्या होता है, तो सीमांत उत्पाद का योगफल होता है। योगफल यानी योगफल को हम लोग सिग्मा से व्यक्त करते हैं। तो कुल उत्पाद इसी तरीके से परिभाषित होता है। कुल उत्पाद क्या होता है, तो सीमांत उत्पाद का योगफल होता है। अब तो समझ गए होंगे। अच्छा, आप फार्मूला से इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो हम कुछ कैलकुलेट करके बताते हैं। यहाँ पर सीमांत उत्पाद का योगफल कुल उत्पाद होता है। परिवर्तनशील साधन की 0 इकाई पर उत्पादन, कुल उत्पादन कितना होगा, 0 होगा।
क्योंकि कोई भी प्रयोग कुछ भी इकाई नहीं हो रही है तो कुल उत्पादन भी क्या होगा, जीरो होगा। अच्छा, उसके बाद पहली इकाई पर अब देखिए तो कुछ नहीं यहाँ पर है, खाली जगह है, और इसको और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, खाली जगह और 5 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोले, सीमांत उत्पाद का योगफल क्या होता है, कुल उत्पाद होता है। तो 0 और 5 जोड़े कितना हुआ, 5 हुआ। अब क्या होगा, इस 5 को अब क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। ये 5 और ये 10 को जोड़िए, चाहे ये 5 और ये 10 को जोड़िए, बात एक ही है। तो ये 5 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 15 होगा। ये 15 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 27 होगा। और इसे जोड़ेंगे तो कितना होगा, 27 और 30 और 10 40 होगा। फिर आगे जोड़ेंगे तो 40 और 14 कितना होगा, 54 होगा। इसी तरीके से ये जुड़ते जाता है और हम इस तरीके से परिभाषित करते हैं कुल उत्पाद को कि सीमांत उत्पाद का योगफल क्या होता है, कुल उत्पाद होता है। अब तो यहाँ समझ गए होंगे कि कुल उत्पाद अगर सीमांत उत्पाद और परिवर्तनशील साधन की इकाई दी हुई हो तो कुल उत्पाद कैसे कैलकुलेट करते हैं। इससे पहले हम लोग देखें कि कुल उत्पाद और परिवर्तनशील साधन की इकाई से सीमांत उत्पाद कैसे कैलकुलेट किए। एक और जो हम लोग का बचा हुआ है औसत उत्पाद, उसको देख लेते हैं हम लोग। तो औसत उत्पाद को हम लोग एवरेज प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, और एवरेज प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। शॉर्ट फॉर्म इसका होता है एवरेज प्रोडक्ट, शॉर्ट फॉर्म AP या फिर APP, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट। अब इसको हम लोग परिभाषित कैसे करते हैं, तो इसको हम लोग परिभाषित करते हैं कुल उत्पाद और परिवर्तनशील साधन की इकाई के अनुपात के रूप में। तो कुल उत्पाद को हम लोग क्या बोलते हैं, TP बोलते हैं, और परिवर्तनशील साधन की इकाई को हम लोग L से डिनोट करते हैं। अब इस तरीके से ये फार्मूला भी बन जाता है और परिभाषा भी हो जाता है कि औसत उत्पाद क्या होता है। तो कुल उत्पाद या कुल भौतिक उत्पाद तथा परिवर्तनशील साधन की इकाई का अनुपात होता है। अच्छा, अब इसको भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि क्या होता है। चलिए, अब कौन सा इकाई पर, अच्छा ये 0 इकाई पर तो कैलकुलेट नहीं होगा, खाली रहेगा। पहली इकाई पर, तो पहली इकाई पर जिस इकाई पर हम कैलकुलेट करना चाहेंगे औसत उत्पाद, L बराबर उतना पुट करेंगे। L बराबर उतना क्या करना है, पुट करना है। तो पहली इकाई पर औसत उत्पाद कितना होगा, तो पहली इकाई पर औसत उत्पाद होगा, पहली इकाई पर कुल उत्पाद कितना है, 5, तो 5 और बटा 1, तो 5 बटा 1 बराबर कितना होगा, 5। तो पहली इकाई पर औसत उत्पाद कितना हो गया, 5 हो गया। दूसरी इकाई पर कितना होगा, तो जहाँ जहाँ L है वहाँ 2 पुट करेंगे। तो दूसरी इकाई पर TP कितना है, दूसरी इकाई पर TP कितना है, 15 है। तो 15 यहाँ पर और L बटा में 2 है, तो 15 बटा 2 बराबर 7.5 होता है। तो दूसरी इकाई पर कुल उत्पाद कितना हो गया, 7.5। उसके बाद तीसरी इकाई पर तो L जहाँ पर है वहाँ 3 पुट करेंगे। TP 3 इकाई पर बटा 3। तीसरी इकाई पर TP कितना है, 27 और L बटा 3, तो 3 9 27।
इस तरीके से हम टीपी में एल से भाग देंगे तो एपी निकल जाएगा। जो समझ गए हैं आगे निकालिए, और इसको हम थोड़ा जल्दबाजी में निकालने का कोशिश करते हैं। 40/4 इसको 10 बोलेंगे। 54/5 तो 5 इकाई 5, 10 50 और 5 अठी 40। उसके बाद 6, 11 छक 66 पॉइंट, 6 कम 6, 6 कम 6 और 10, 6 कम 6, 4, 6 छक 36। उसके बाद 7 इकाई 7, फिर 7 इकाई 7 पॉइंट 2, 7 दूनी 14, 6 7 42 7 59 56 7 9 63। उसके बाद 8 इकाई 8, 8 इकाई 8 2, 8 दूनी 16, 4, 8 दूनी 16, 11 9 99। उसके बाद 10 10 100 और 10 चौक .0, 10 चौक 40। .4 और 11 9 99, 6 25 55। इस तरीके से हम लोग औसत उत्पाद को कैलकुलेट करते हैं। अब चलिए, आप तो जान गए मतलब परिवर्तनशील साधन की इकाई, और इन उत्पाद के प्रकारों में से कोई एक दिया रहे तो बाकी दो निकाला जा सकता है। 2018 के वार्षिक एग्ज़ाम में ये इसी में से एक परिवर्तनशील साधन की इकाई और कुल उत्पाद दिया हुआ था, जिसमें से सीमांत उत्पाद कैलकुलेट करना था और औसत उत्पाद कैलकुलेट करना था। 6 मार्क्स का क्वेश्चन दिया गया था। तो कैलकुलेट करना कोई भारी बात नहीं, आप फार्मूला को ध्यान में रखिए तो सारा कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग चलिए, यहाँ से क्वेश्चन है कि परिवर्तनशील साधन की कौन सी इकाई पर तीनों तरह का उत्पाद एक जैसा होता है। जितना कुल उत्पाद होता है उतना ही औसत उत्पाद होता है, उतना ही सीमांत उत्पाद होता है, बताइए। और इसी को हम लोग बोलते हैं सीमांत उत्पाद, कुल उत्पाद और औसत उत्पाद का सारणी से बताना। सारणी से सीखने के बाद हम लोग इसको रेखा चित्र की सहायता से सीखेंगे। तो कौन सी इकाई पर तीनों तरह का उत्पाद, परिवर्तनशील साधन की कौन सी इकाई पर तीनों तरह का उत्पाद एक जैसा होता है, तो सीखना उसी को है हम लोग को। हम थोड़ा देर में ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ किसका किसका बनेगा, तो अभी हम लोग जो फिलहाल ग्राफ बनाएंगे वो टीपी और एमपी का बनाएंगे। आप लोग तो जानते होंगे
एक्स अक्ष खींचना और वाई अक्ष खींचना। थोड़ा सा हम देसी इंच का प्रयोग करते हैं ताकि ग्राफ ठीक बने। अच्छा, एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचने के बाद, एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचने के बाद सबसे पहले ये इसमें तो 2 अक्ष हो गया, और हम अगर यहाँ मापेंगे तो 2 ही चर मापा जा सकता है। और ये उससे पहले क्वेश्चन है, एक तो क्वेश्चन पूछें कि परिवर्तनशील साधन की कौन सी इकाई पर तीनों तरह का उत्पाद एक जैसा होता है, तो आपको साफ दिखाई पड़ेगा पहली इकाई पर सीमांत उत्पाद 5 इकाई हुई, कुल उत्पाद 5 इकाई हुई, औसत उत्पाद 5 इकाई हुई। तो ये परिवर्तनशील साधन की पहली इकाई पर तीनों तरह का उत्पाद एक जैसा होता है। ये आपको याद रखना है, बार बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अच्छा, हाँ, दूसरा सवाल है कि ये जो सारणी में 4 कॉलम आपको दिखाई पड़ रहा है, सवाल है कि ये इस सारणी में कितने तरह के चर को दिखाया गया है। पहला ऑप्शन है 4 तरह के चर को, दूसरा ऑप्शन है 3 तरह के चर को, और तीसरा ऑप्शन है 2 तरह के चर को, और चौथा ऑप्शन है 1 तरह के चर को। चर मीन्स वेरिएबल। बताइए, तो यहाँ पर जो सारणी में दिख रहा है 4 कॉलम भले ही दिख रहा है, लेकिन 2 ही तरह का चर यहाँ पर दिखाया गया है। एक चर हो गया परिवर्तनशील साधन की इकाई, परिवर्तनशील साधन की इकाई, ये नहीं दिख रहा है थोड़ा सा, इसलिए ऊपर थोड़ा बनाते हैं। परिवर्तनशील साधन की इकाई, इसको मिटाते हैं। हाँ, 2 तरह का ही चर है, एक है परिवर्तनशील साधन की इकाई और दूसरा ये जो तीनों हैं सो एक ही टॉपिक के वंशज हैं, वो है उत्पाद के। ये 3 रूप हैं, 3 प्रकार हैं, तो ये तीनों जो है सो एक ही तरह का चर कहलाएगा और वो होगा उत्पाद। अब इसे हम y अक्ष पर माप रहे हैं और परिवर्तनशील साधन की इकाई को हम x अक्ष पर माप रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर x अक्ष है, इतना मापने के बाद ये तो तय हो गया है कि 2 ही तरह का चर यहाँ पर मापा गया है। एक है उत्पाद नामक का चर और दूसरा परिवर्तनशील साधन की इकाई का चर। माप लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हमें इस ग्राफ में इन दोनों को दिखाना है। अभी दोनों के कॉलम में देख लीजिए आप लोग कि मैक्सिमम डाटा कितना का है, 105, न्यूनतम डाटा 0। तो 0 से 105 तक का 105 तक के आंकड़ा को हम y अक्ष पर शो करेंगे, दिखाएंगे, तब ये दोनों आंकड़े यहाँ पर मापे जाएंगे। और यहाँ पर हम परिवर्तनशील साधन की इकाई को मापते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। y अक्ष पर न्यूनतम डाटा 0, अधिकतम डाटा 105, तो 10-10 का इंटरवल सेट करते हैं। 10 20
30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और यहाँ पर ही 100 है। अच्छा, उससे आगे भी है तो मिटाना पड़ेगा। दस, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110। इतना करने के बाद हम लोग मापते हैं। सबसे पहले टीपी को दिखाते हैं। 0 इकाई पर ये 0 है। पहली इकाई पर कितना है? 5 है। पहली इकाई पर 5 है। दूसरी इकाई पर कितना है? पहली इकाई से ऊपर और 5 यहाँ से, 10 का आधा 5। दूसरी इकाई पर कितना है? 15 है। दूसरी इकाई पर 15 है। तीसरी इकाई पर कितना है? 27 है। इसी तरीके से बिंदु अंकित करेंगे और उन सबको मिला देंगे। हाँ, उसके बाद चौथी इकाई पर 40 है। चौथी इकाई पर 40 है। पांचवी इकाई पर 54 है। 6 इकाई पर 67 है। 7 इकाई पर 7 इकाई पर 79। 8 इकाई पर 90। 9 इकाई पर 99। और 10 इकाई पर 104 और 11 इकाई पर 105। थोड़ा सा ऊपर। अब इस सबको मिला देंगे। ये मेरा टीपी का ग्राफ हो गया। जिनको बनाने के लिए आता है वो वीडियो को आगे बढ़ा दीजिए और देखिए। उसके बाद हमें एमपी का छापना है, चूँकि यहाँ पर 2 का ग्राफ दिखाना है, टीपी और एमपी का। तो टीपी का दिखा दिए, एमपी का कैसे दिखेगा? जैसे टीपी का दिखाएं, पहली इकाई पर 5, तो 5 पहली इकाई पर। दूसरी इकाई पर कितना है? 10, तो दूसरी इकाई पर 10 दिखाएंगे। तीसरी इकाई पर 27। इसी तरीके से बिंदु अंकित करके और हम ग्राफ बनाएंगे।
अब यहाँ पर देखिएगा कि ये टीपी का ग्राफ है ब्लू कलर, और ये डॉटेड लाइन काला वाला जो ग्राफ है वो एमपी का ग्राफ है। अब यहाँ पर ग्राफ बनाने का मतलब है कि इन दोनों के बीच संबंध को जानना है कि संबंध टीपी और एमपी के बीच क्या होता है। तो देखिए इनके बीच संबंध क्या क्या होता है। तो देखिएगा यहाँ आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि एमपी यहाँ पर देखिएगा कौन सा इकाई तक, पाँचवीं इकाई तक एमपी बढ़ा है। सारणी में भी दिखाई पड़ेगा आपको, पाँचवीं इकाई तक एमपी बढ़ा है 14 तक, और टीपी भी बढ़ा है। और देखिए दूसरा सवाल है कि टीपी तो पहली सी इकाई से लेकर के अंतिम इकाई तक बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जानना है कि पहली इकाई से लेकर अंतिम इकाई तक टीपी में जो वृद्धि हुआ है वो अलग अलग गति से हुआ है, उसी को पहचानना है। और टीपी में परिवर्तन, टीपी में किस गति से बढ़ोतरी हो रही है उसको बताने का काम एमपी करता है। एमपी को टीपी का लोकंदिया कहा जाता है। जैसे लोकदिन के रूप में जो जाते हैं वो दुल्हन का हालचाल बताते हैं, स्टेटस उसका ब्रॉडकास्ट करते रहते हैं, उसी तरीके से टीपी की हालचाल को एमपी ही बताता है। यहाँ से तो टीपी तो यहाँ से यहाँ तक बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अलग अलग गति से ये यहाँ से यहाँ तक बढ़ा है। और उसको कैसे पहचानेंगे, तो एमपी की सहायता से उसको पहचानेंगे। जहाँ तक एमपी, जिस इकाई तक एमपी बढ़ रहा होता है, टीपी में वृद्धि बढ़ता हुआ गति से होता है। जहाँ से टीपी एमपी घटना शुरू कर देता है, एमपी उसके बावजूद भी बढ़ता है, लेकिन घटता हुआ गति से। यही इम्पोर्टेंट बात है। ये तो सारणी में आप देख लिए, ग्राफ में देख लीजिए। देखिए यहाँ पर एमपी बढ़ रहा है, पाँचवीं इकाई तक देखिए बढ़ रहा है एमपी। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। टीपी भी बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ता हुआ गति से, तो इसलिए टीपी और एमपी के बीच पहला संबंध है ना, एमपी बढ़ने से टीपी बढ़ता हुआ गति से बढ़ता है, ये पहला संबंध इन दोनों के बीच। दूसरा संबंध, पाँचवीं इकाई के बाद एमपी घटना शुरू कर दिया और टीपी पाँचवीं इकाई के बाद भी बढ़ रहा है, तो किस गति से, है ना। दूसरा संबंध, एमपी घटने से टीपी घटता गति से बढ़ता है, घटता गति से क्या होता है, बढ़ता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, पूछा जाता है बार बार। तीसरा बात, आप लोग जो परिभाषा में देखे हैं कि सिग्मा एम, तो एम टीपी और एमपी के बीच यही तीन महत्वपूर्ण संबंध है, जो रेखाचित्र और सारणी दोनों की सहायता से आपको समझाने का मैं प्रयास किया हूँ। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब हम लोग, है ना, अगला ग्राफ बनाते हैं, और वो होगा हम लोग का एपी और एमपी के बीच, एपी और एमपी के बीच, उन दोनों के बीच महत्वपूर्ण रूप से संबंध को जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम ग्राफ बनाते हैं, पहले वही काम करेंगे, एक्स अक्ष वाई खींचेंगे, फिर देखेंगे कि सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद में मैक्सिमम डाटा कितना का है, तो 14 का है। तो उसी अनुसार हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंटरवल जो लिए हैं 10-10 का, वो इंटरवल घटा देंगे कि चूँकि डाटा यहाँ पर क्या है, छोटा छोटा है। उसके बाद ये दोनों को हम यहाँ पर अंकित करेंगे, पॉइंटिंग करेंगे, पॉइंटिंग को मिलाने के बाद ग्राफ निर्माण होगा, फिर उन दोनों के बीच संबंध को जानेंगे। इस तरीके से यहाँ जो डॉटेड लाइन वाला ग्राफ है वो एमपी का है, और रेगुलर लाइन वाला ग्राफ है वो एपी का है, यानी औसत उत्पाद का है, ये सीमांत उत्पाद का है। सबसे पहले हम लोग दिए गए आंकड़ा के आधार से हम लोग पॉइंटिंग किए, और उस पॉइंटिंग को क्या किए, मिला दिए। तो ये है आपका औसत उत्पाद का वक्त, और ये है सीमांत उत्पाद का वक्त। अब देखिए, अब इसमें जो है संबंध जानना है। संबंध किसके किसके बीच जानना है, तो एपी और एमपी के बीच संबंध जानना है। देखिए यहाँ पर यहाँ पर सारणी में थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग कि 7वीं इकाई पर सीमांत उत्पाद 12 इकाई है, और
औसत उत्पादित 11 इकाई है। तो आप 7वीं इकाई को गौर से देखिएगा। 7वीं इकाई तक सीमांत उत्पाद बढ़ा है, तो यहाँ पर ग्राफ में आपको दिखाई पड़ रहा होगा, एक मतलब 7वीं इकाई और 7वीं इकाई पर ही कह सकते हैं कि ये ग्राफ आपस में एक दूसरे के काफ़ी करीब हुए हैं, एक दूसरे से मिलने को हैं। तो हम कह सकते हैं कि 7वीं इकाई पर यानी 7वीं इकाई पर लगभग एमपी एपी के बराबर होता है, लगभग एमपी एपी के बराबर होता है। अच्छा, दूसरा बात ये भी समझ सकते हैं यहाँ पर कि 7वीं इकाई पर एपी मैक्सिमम है। 7वीं इकाई पर एपी क्या है? मैक्सिमम है। और नियम है कि जब कभी एमपी और एपी का हम ग्राफ बनाएंगे तो नियम है कि एपी जहाँ पर मैक्सिमम होगा हम एमपी को ऊपर से उसी मैक्सिमम बिंदु से होते हुए एमपी को गुजार करके नीचे की ओर लाते हैं। ये नियम है, मूलभूत नियम है। और 7वीं इकाई पर एमपी एपी के बराबर होता है। और नियम ये है कि एमपी एपी के बराबर वही होता है या वही बिंदु पर मिलता है जिस बिंदु पर एपी मैक्सिमम होता है। एपी जिस बिंदु पर एपी या जिस इकाई पर एपी अधिकतम होता है, एमपी वही बिंदु से होते हुए ऊपर से नीचे की ओर गुजरता है और उस बिंदु पर क्या होता है? एमपी लगभग एपी के बराबर होता है और इस बिंदु पर एपी मैक्सिमम होता है। ये बात ध्यान देना है, ठीक है। तो पहला संबंध इन दोनों के बीच यही है कि एपी के उच्चतम स्तर से होते हुए एमपी नीचे की ओर गुजरता है। एपी के उच्चतर स्तर से होते हुए एमपी ऊपर से नीचे गुजरता है। ये पहला संबंध है और मूलभूत नियम है। जब कभी आप बिना डाटा के ग्राफ आप बनाइएगा तो इन्हीं नियम को ध्यान में रख करके बनाना पड़ेगा। यहाँ आप परिवर्तनशील साधन की इकाई माप लीजिएगा और यहाँ पर प्रोडक्ट। तो बनाने के समय अच्छा, दूसरा एक और क्वेश्चन है कि चाहे एपी की आकृति हो या एमपी की आकृति हो, दोनों की आकृति अंग्रेजी अक्षर के किस लेटर से मेल खाता है? ऑप्शन है अंग्रेजी अक्षर के भी लेटर से, अंग्रेजी अक्षर के उल्टा भी लेटर से आने, और तीसरा ऑप्शन है अंग्रेजी अक्षर के यू लेटर से, और नेक्स्ट ऑप्शन है अंग्रेजी लेटर के लेटर यू की उल्टी आकृति, यानी इसको हम बोल सकते हैं उल्टा यू। 4 ऑप्शन दिए हैं, टिक लगाइए। तो ये दोनों की आकृति अंग्रेजी अक्षर के उल्टा यू लेटर से मेल खाता है। तो हम सीधे ग्राफ ड्रॉ करने समय ध्यान रखेंगे कि ये दोनों उल्टा यू आकृति जैसा होता है, टोपी जैसा होता है, तो हम सीधी छापेंगे। एपी हो गया। एमपी भी उल्टा यू जैसा होता है, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि एपी जहाँ पर मैक्सिमम होगा वहीं से उल्टा यू आकृति का एमपी तो होता ही है, लेकिन उल्टा यू आकृति का होता है तो एपी का वह बिंदु जहाँ एपी मैक्सिमम है उसी से एमपी को हम क्या करेंगे? गुजारेंगे। ये ग्राफ बन गया दोनों के बीच। ये बिना आंकड़ा वाली ग्राफ है। अब इससे संबंध लिख सकते हैं। संबंध, तो पहला संबंध क्या लिखें कि एपी के उच्चतर स्तर से होते हुए एमपी नीचे की ओर आता है। ये पहला संबंध है। दूसरा संबंध क्या लिखेंगे? ये मिलन बिंदु के पहले देखिए, मिलन बिंदु से पहले देखिए, एमपी अधिक है किससे? एपी से। एमपी अधिक है एपी से, ये देखने से भी लग रहा है।
और ये यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर देखिए MP अधिक है 5, 10, 12, 13, 14 अधिक है किससे 5 से अधिक ये तो बराबर है। अच्छा 7.5 है ये अधिक है अधिक है अधिक है अधिक है। तो MP AP से अधिक होता है। इस स्थिति में AP बढ़ता है। इस स्थिति में क्या होता है AP बढ़ता है। अच्छा ये तो दूसरा संबंध हो गया। तीसरा संबंध है कि मिलन बिंदु के बाद MP कम हो जाता है AP से। देखिए MP कम हो गया है AP से और इस स्थिति में AP घटता है। AP घटता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। MP जब AP से अधिक होती है तो AP ऑप्शन दिया जाएगा घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है। तो सही आंसर क्या होगा AP बढ़ता है। इस स्थिति में AP घटता है। तीसरा रिलेशन हम लोग यहाँ पढ़ें कि AP के उच्चतर स्तर से होते हुए MP नीचे की ओर आता है। और चौथा संबंध है कि चाहे MP कैलकुलेट करें या AP कैलकुलेट करें TP की सहायता से की जाती है। तो तीसरा रिलेशन ये है, चूँकि चाहे AP का आप फार्मूला लिखिए तो वहाँ पर भी TP आता है, MP का आप फार्मूला लिखिए तो वहाँ पर भी TP आता है। इसलिए चाहे हम इसको कैलकुलेट करें या फिर इसको कैलकुलेट करें TP की सहायता से ही किया जा सकता है। तो ये अगला चौथा रिलेशन ये है। तो आप लोग समझ गए होंगे। बाकी संबंधित थ्योरी को लेने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर 963128 5248 पर संपर्क कर सकते हैं। आप नोट्स पाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। CBSE जैक बोर्ड स्टूडेंट, आर्ट साइंस कॉमर्स स्टूडेंट हमसे संपर्क कर सकते हैं मेरा ये व्हाट्सएप नंबर पर ऑनलाइन और ऑफलाइन जुड़ने के लिए। बाकी ये विश्लेषण ठीक लगा तो आप अंगूठा दान कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी हम आज के टॉपिक में मुख्य रूप से हम स्टार्ट किए उत्पादन और लागत यूनिट के अंतर्गत पहला टॉपिक उत्पाद की अवधारणा, जिसमें हम लोग देखें कि उत्पाद क्या होता है, उत्पाद को और किन किन नामों से जानते हैं। उसके बाद उत्पाद के प्रकार की बात किए, उत्पाद के प्रकारों को कैलकुलेट कैसे करते हैं जब परिवर्तनशील साधन की इकाई और कोई एक उत्पाद का प्रकार दिया हो। फिर उसके बाद हम लोग उसको सारणी से देखें, फिर रेखा चित्र की सहायता से उसको बनाएं और उन विभिन्न प्रकार के उत्पादों के बीच संबंध कैसा कैसा होता है, क्या क्या होता है, उसे हम लोग देखें। उसके बाद हम लोग इस टॉपिक के ये समाप्त होने के बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में शुरू करेंगे अगला। इसमें एक और टॉपिक बचा हुआ है, वो है आपका उत्पादन फलन। उसको हम लोग शुरू करेंगे। उत्पादन फलन में भी काफ़ी सारी चीज़ें को पढ़ना है, तो ये उत्पादन फलन इसी टॉपिक के अंतर्गत आएगा, उत्पाद की अवधारणा के अंतर्गत। तो थैंक यू। बाकी अच्छा लगे तो अंगूठा दान कर दीजिए।